सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली दोनों टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ, मिला जुला के 3-4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखे हुए हैं। तो लेवल इसका जो रहता है वो मॉडरेट भी रहता है, कुछ हद तक इजी भी रहता है, तो कुछ हद तक डिफिकल्ट भी रहता है। तो एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी रखी गई है, लेकिन ज्यादातर सवालों में मैंने देखा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जनरली बेटा, मैं जैसे कि आप हमेशा बताता हूँ कि आप लोगों को 120 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस टारगेट नहीं करने हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन टारगेट करने हैं कि आपका 100 मार्क्स यानी 120 में से कम 100 सवाल आप लोग बिल्कुल सही करें, तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप 120 में से 120 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रह जाता है, चीज़ें बहुत अच्छे से फाइन ट्यून नहीं हो पाती है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में कहीं पीछे रह जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जिस वजह से सही जो अप्रोच है वो ये है कि आप 120 क्वेश्चंस को टारगेट ना करके आप 100 क्वेश्चंस को टारगेट करें, जिससे आप लोग एक बढ़िया स्कोर तैयार कर पाए और बहुत ही स्मूथली आप किसी भी मतलब इंडिया के एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले, है ना। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को डील करने का मतलब ये होता है कि जिद करना। और बेटा, ऐसे एग्जामिनेशंस के साथ जिद अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक कि आप उसे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिद एग्जामिनेशन में नहीं दिखानी है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना ही करना है, मैंने पढ़ा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ जिद नहीं करनी है बेटा, उनको स्किप करने की भी हैबिट डालनी है। ठीक है, हम 120 क्वेश्चंस को प्रॉपर अगर करना चाहें, इट इज पॉसिबल, किया जा सकता है, लेकिन उसे जिद बना लेना ठीक नहीं होगा बेटा। आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी पड़ेगी, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्या होगा कि अगर मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इतने क्वेश्चंस अगर मुझसे हो रहे हैं, तो बेटा बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस करें, नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ इग्नोरेंस दिखाएं। क्योंकि जब आज हमारे पास समय है, आज हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम पे बैठे होंगे तब बेटा ऐसा कोई हार्श डिसीजन नहीं लेना है कि हाँ भाई, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो करके रहूंगा टाइप नहीं, समझना है ना। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे बेटा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे, साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या चीजें हैं। आज की क्लास में बेटा हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, 45 90 डिग्री के ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, 15 75 90, एक स्पेशल फिगर है, साइन लॉ, कोसाइन लॉ। ये सारे के सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हमारे प्राइम टॉपिक्स रहेंगे बेटा। तो तैयार हो जाएंगे इन चीजों के लिए। एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो बेटा पिछले 4 साल में इतने इतने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, स्पेसिफिकली इन दो टॉपिक्स में से। कौन कौन से टॉपिक्स में से बच्चा? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इस टॉपिक में से, और दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में से। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स में से अगर हम लोग मिक्स करके बात करें तो ये दोनों टॉपिक्स में से मिक्स करके हमारे पास 4 से 5 सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कितने? 4 से 5 सवाल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को कवर करेंगे, देन वी विल बी डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 6 रूल्स पढ़े थे, 6 जनरल सॉल्यूशंस पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बेटा। चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल के बारे में। तो बेटा जो चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ से आप लोगों को एक कमाल की चीज पता लगने वाली है जो मैं आज की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है तो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बेटा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल है। ऑब्वियसली बात है बेटा, कुछ बच्चों को पता नहीं लगता है, वो कहते हैं कि सर 30 डिग्री के साथ 45 डिग्री नहीं हो सकता है क्या? 30 डिग्री के साथ 60 डिग्री होना जरूरी है? मैं उन बच्चों से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि बेटा अपने फंडामेंटल्स थोड़ा सा ठीक करिए। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं एक एंगल 30 डिग्री ले रहा हूँ और एक एंगल में 60 डिग्री ले रहा हूँ, तो मजबूरन बेटा मुझे दूसरा एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री ही लेना पड़ेगा, 45 डिग्री नहीं ले सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इनको यही कहूंगा कि बेटा ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा सर एक एंगल आप लोगों के पास 30 डिग्री होगा, एक एंगल 30 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा। आप में से कोई कहे सर ये 30 डिग्री इधर होना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, 30 डिग्री आप इधर भी बना सकते हो, किधर बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी बना सकते हो आप, ऐसे कुछ खड़ा हुआ ट्रायंगल भी बना सकते हो। खड़ा हुआ ट्रायंगल समझ रहे हो ना बेटा, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना सकते हो कि 60 डिग्री इधर हो जाए, 30 डिग्री इधर हो जाए और 90 डिग्री इधर हो जाए। आप लोग ऐसा भी बना सकते हो। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल कैन आल्सो बी पॉसिबल। एंगल्स यही होने चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही एंगल्स होने चाहिए। अगर स्पेसिफिकली सर ये एंगल्स होते हैं तो आप लोग इस 30 डिग्री की तरफ बेटा फोकस करो, इस 30 डिग्री की तरफ फोकस करो। आप 60 डिग्री करना चाहते हो तो आप 60 डिग्री भी करो, लेकिन आप 30 डिग्री पे फोकस करो। आपका काम क्या है, अभी आप 30 डिग्री पे पूरा फोकस मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप लोग जानते हो सर साइन 30 डिग्री जो होता है, क्या चीज सर, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो हमारे पास बेटा 1/2 होता है, जबकि कोसाइन 30 डिग्री जो होता है वो सर हमारे पास √3/2 होता है। कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सर ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, ये हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है कि नहीं होता है ना। तो यहां से पता है मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सर इसका जो बेस हो जाएगा ना, इसका जो बेस हो जाएगा यानी 30 डिग्री का जो बेस हो जाएगा वो √3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये जो लेंथ आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये लेंथ आपका 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। किसके, 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको 2 के बराबर दिया हुआ है। वहीं पर परपेंडिकुलर की बात करूं तो सर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये जो लेंथ आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो क्या है ये क्या सेंस निकलता है सर, यहां से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल किया और उससे हम लोगों ने एक ट्रायंगल को बनाया कि ये इतने 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 यूनिट्स का होगा। तो सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, वो चीज बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि ये रेशियोज मेंटेन रहेंगी, ये रेशियोज मेंटेन रहेंगी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के सामने जो जो साइड्स होंगी, जो जो साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या रहेगा बेटा, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसे ऐसे लिखिए कि 30 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या क्या होगा सर। इसका रेशियो हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से √3 का रेशियो हो जाएगा और यहाँ से 2 का रेशियो हो जाएगा। यानी ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूं, तो ये रेशियो में मेंटेन रहेगा। तो सर इसका क्या करना है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसका हम लोग करना क्या चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं कि सर मान लो कि किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल देता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा ऑब्वियस ही बात है सर 30 डिग्री मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जिन्हें नहीं समझ में आया इसके लिए लिख दिया मैंने। अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये मेरा 10 मीटर्स का डिस्टेंस है, अगर ये मेरा 10 मीटर की हाइट है, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर? कोई बता सकता है? एनीबडी जिसको भी पता है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि यहाँ पर सर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए, फटाफट बताएंगे। चलिए, तो अभी तक आंसर्स नहीं आए हैं। एक्स की वैल्यू 10√3, यस बेटा यस, कार्तिक गढ़वाल ने बिल्कुल सही बता दिया कि सर इसकी वैल्यू 10√3 होनी चाहिए और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो सर हम लोगों ने बिना कैलकुलेशन के ये चीज कैसे करी, बिना किसी ट्रिग्नोमेट्री को लगाए हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, तो इस बात को समझिएगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि सर अगर कोई 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, अगर कोई 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी उसका रेशियो कितना होगा सर, उसका रेशियो 1 यूनिट होगा।
60 डिग्री के सामने जो साइड रहेगी उसका रेशियो कितना होगा सर, उसका रेशियो √3 यूनिट्स होगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड रहेगी उसका रेशियो कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो कंपेयर करने पर मुझे पता लगता है कि ये जो 1 यूनिट है ये बेटा 10 मीटर्स के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 यूनिट जो है यानी एक रेशियो जो है वो किसके बराबर है, 10 मीटर्स के बराबर है। तो सीधा सीधा अगर मैं आपसे √3 यूनिट्स की वैल्यू पूछूं कि √3 यूनिट फिर किसके बराबर होगा बेटा, √3 यूनिट्स लॉजिकली 10 इंटू √3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो सर ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा बेटा, 2 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट्स आपका 10 इंटू में 2 यानी 20 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं बेटा। आप ट्रिको लगाना चाहे आप डेफिनेटली ट्रिको लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर हम लोग इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ये जो रेशियो मैंने आप लोगों को बताया, ये रेशियो आप लोगों को बहुत तेजी से आंसर करने में हेल्प करेगा, बहुत स्मार्टली आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सीधा कंपैरिजन करिए बेटा कि कौन सी यूनिट जो है कौन से लेंथ के साथ इक्वल बताई जा रही है, और फिर हम लोग धीरे धीरे उसी चीज को यूज अप करते हुए चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके एक और डायग्राम अगर आप लोगों को बताऊं तो फिर आप देखिएगा, ऐसे करके इसे समझिएगा कि सपोज करिए इस बार ये जो लेंथ है ये आप लोगों को कितना दिया गया बेटा, ये वाला लेंथ जो है ये आप लोगों को दिया गया 20√3 मीटर्स के बराबर दिया जा रहा है, ये वाला लेंथ। तो आप लोगों को ये वाली लेंथ x बतानी है और ये वाली लेंथ जो है y बतानी है। सो एवरीबॉडी गेट रेडी गाइस, बताइए x और y की वैल्यू अब कितनी कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया कि सर दिस एंगल इज 30 डिग्री है ना, ये वाला एंगल कितने का है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो फटाफट बताइए कितने कितने लेंथ का x और y होना चाहिए, एवरीबॉडी गाइस। शाबाश शाबाश। यहाँ पर x हमारा कितने का होना चाहिए सर, x हमारा 20 का होना चाहिए। x कितने का होना चाहिए सर, 20 का होना चाहिए। और y कितने का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी जबकि y की वैल्यू 40 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर, इस चीज को समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों को 30 60 90 का ट्रायंगल फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं रेशियोज को लिख रहा हूँ। ठीक है, रेशियोज को लिख रहा हूँ कि सर अगर इधर 30 डिग्री है और अगर इधर 60 डिग्री है और अगर इधर 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने रेशियो 1 होगा, 60 डिग्री के सामने रेशियो हमारा √3 होगा, जबकि जो 90 डिग्री के सामने उसका रेशियो 2 होगा। तो हमें कंपेयर करने पर पता लगता है सर यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 20√3 है, यानी √3 यूनिट्स जो होता है, √3 यूनिट जो होता है वो 20√3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली कहेंगे कि सर इस √3 से अगर √3 को कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट बेटा 20 मीटर के बराबर आ जाएगा, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो सर 2 यूनिट्स किसके बराबर आ जाएगा, 2 यूनिट्स बेटा 20 इंटू में 2 मीटर्स यानी 40 मीटर्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 यूनिट दिया हुआ है वो बेटा 40 मीटर्स के बराबर आ जाएगा। किसी को कोई भी मन में सवाल शंका दुविधा कुछ भी है तो बेटा पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसके बाद अगले डायग्राम में चलूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब समझ में आ गया है। सर अब अगला डायग्राम कौन सा है, अगला डायग्राम है बेटा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो बेटा फिर से वही बोलूंगा कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री का ही कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, क्योंकि इन तीनों का सम मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि बेटा अगर दो एंगल हमारे सर बराबर हैं, इफ देयर आर टू इक्वल एंगल्स, तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी बराबर लेंथ के होने चाहिए। द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दो थ्योरम हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे बेटा, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलैरिटी पढ़ रहे होते ना, तब हम लोगों ने ये तो थ्योरम पढ़े थे। और वैसे भी ये सिंपल सा एक थ्योरम है आइसोस्सेलेस ट्रायंगल का। ज्योमेट्री अगर आपकी ठीक है तो बेटा आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। तो हमें पता चला कि सर अगर 45 दो एंगल्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट वाले दो जो साइड्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, कि साइन 45 डिग्री भी आप लोगों को मालूम है बेटा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है।
और cos 45 डिग्री कितना होता है सर? cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, जबकि ये सर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया सर? 1 यूनिट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा? 1 यूनिट के बराबर हो गया। किसके? 1 यूनिट के। सॉरी, मैंने परपेंडिकुलर गलत बना दिया। परपेंडिकुलर यहाँ नहीं, यहाँ बनना था। किसका कहाँ बनना था? ये बनना था परपेंडिकुलर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये बेटा 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो बेस किसके बराबर है सर? बेस भी 1 यूनिट के बराबर है। ले लो बेटा, बेस भी 1 यूनिट के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है सर? यहाँ से भी √2, यहाँ से भी √2, यानी हाइपोटेन्यूज की यूनिट क्या हो जाती है बेटा? √2 यूनिट हो जाती है। यानी हमें समझ में आता है कि सर अगर हमारे पास 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो इसका जो रेशियो होता है वो 1/√2 होता है। यानी 45 डिग्री रेशियो 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल अगर आप लेते हैं तो इसका जो साइड रेशियो मेंटेन होगा वो 1:1/√2 का रेशियो मेंटेन होगा। अब यही चीज मैं डेफिनेटली एप्लीकेशन करके बताऊंगा तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? आप लोगों को ऐसे ही समझ में आएगा कि सर अगर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसमें मेरे पास यहाँ पर बेटा 45 डिग्री दिया हुआ है और ऑब्वियसली एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि अगर ये 10 मीटर्स का है, अगर ये 10 मीटर्स का है तो फटाफट बताइए बेटा इस x की वैल्यू कितनी होगी और इस y की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स गाइस। यस, वेरी गुड रजत, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। चलिए, बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। वो बोल रहे हैं कि सर ये जो x की वैल्यू है ये 10 मीटर होनी चाहिए और ये जो y की वैल्यू है ये हमारे पास 10√2 मीटर होनी चाहिए। विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगा पा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं बेटा? मैं फटाफट से जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि सर अभी हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा जिसमें कहा कि सर अगर यहाँ पर 45 डिग्री है और अगर यहाँ पर 45 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ का रेशियो बेटा 1 रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ का जो रेशियो होगा ये बेटा 1 रेशियो के बराबर होगा और यहाँ का जो रेशियो होगा ये √2 रेशियो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? √2 रेशियो के बराबर होगा। तो हम कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं सर, कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं तो हमें पता लगता है कि सर ये जो रेशियो देख रहे हैं 10 मीटर्स का ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सर यहाँ पर 1 यूनिट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 10 मीटर्स के बराबर हो गया। यानी ये जो 1 यूनिट है बेटा ये भी 10 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। मुद्दा क्या है कि सर यहाँ जो √2 यूनिट है तो √2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है सर, √2 यूनिट जो है वो 10 मल्टीप्लाई √2 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 10√2 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई सवाल अगर है तो बेटा पूछ लीजिए, नहीं है तो एक बार थम्स अप की लड़ी लगा देंगे यहाँ पर फटाफट। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग एक खास बेटा ये थोड़ा सा कम पूछे जाने वाला ट्राइंगल है, थोड़ा बहुत ही रेयर चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। बेटा 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल अगर हम लोग लेते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो बेटा इसके रेशियो याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके रेशियो को याद रखने के लिए आप लोग साइन 15 डिग्री की वैल्यू देख सकते हैं या फिर आप कोसाइन 15 डिग्री की वैल्यू देख सकते हैं। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को याद है या नहीं है बेटा? देख सकते हैं यहाँ पर कितना होता है? √3 - 1/2√2 होता है। जबकि cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 + 1/2√2 होता है। कितना होता है बेटा? ये होता है। तो फिर वही वाला केस सर कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ये हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। यानी कि सर यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है? यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये जो बेस हुआ हमारा, बेस कितने का हो गया सर? बेस हमारा हो गया √3 + 1 यूनिट्स का हो गया। कितने का हो गया बेटा? √3 + 1 यूनिट्स का हो गया। ये जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर कितने का हो गया? ये √3 - 1 यूनिट्स का हो जाएगा।
ये जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा, ये हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा, ये 2√2 मीटर्स का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2√2 मीटर्स का हो जाएगा। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, लेकिन हाँ ये रेशियो आप याद रख सकते हैं। कहाँ से याद रख सकते हैं बेटा, कभी भी बना लीजिए, साइन 15 डिग्री और कोसाइन 15 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो यू कैन यूज दीज रेशियोज टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ डायग्राम। ठीक है बेटा, किसी को कोई सवाल नहीं है, ये बात समझ में आ गई है। तो मतलब इसमें भी वैसी कोई वैल्यू दे देगा तो हम लोग कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन सिंपल यहाँ पर कह देता हूँ कि कुछ ऐसे, बेटा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी मैं एग्जाम्पल में नहीं बना सकता हूँ। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि बोलता है कि सर ये हमारा एंगल जो है ये हमारा 15 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर वो आपको दे देता है कि ये 10 इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर्स के बराबर है। किसके बराबर है, 10 इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर्स के बराबर है। तो वो ये कहता है कि सर मुझे बेस बताइए कितने का होगा, यानी इस वक्त x की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। तो सेम जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि सर रेशियो जो है 15 डिग्री के सामने रेशियो कितना है, √3 माइनस 1 का रेशियो है। 15 डिग्री के सामने रेशियो कितना है, √3 माइनस 1 का है। तो यानी कि सर 15 डिग्री के सामने रेशियो अगर √3 माइनस 1 यूनिट है, कितना है बेटा, √3 माइनस 1 यूनिट्स है, तो वो किसके बराबर दिया हुआ है, हमें 10 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 मीटर्स के बराबर दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर मैं √3 माइनस 1 को √3 माइनस 1 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो हमें पता लगता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, सर एक यूनिट की वैल्यू 10 मीटर है। तो हमें बताइए सर √3 प्लस 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 प्लस 1 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर्स हो जाएगी। तो ये जो x है, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर्स के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फालतू ट्रिग्नोमेट्री में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, ठीक है। ब्रैकेट्स में आएगा बेटा, ब्रैकेट्स में आएगा 10 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 होगा, ब्रैकेट्स में आएगा, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना है, ठीक है, बिना ब्रैकेट के वो गलत हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं बेटा, अब मैं लेकर जा रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर की तरफ, एक स्पेशल फिगर की तरफ लेकर जा रहा हूं बेटा। उस स्पेशल फिगर को अच्छे से सीखना है, समझना है, जानना है। ये जो स्पेशल फिगर है बेटा, ये जो भी रेशियो मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों को मेमोराइज करना है। स्मार्ट पीपल क्या करेंगे बेटा, स्मार्ट पीपल जो एक्चुअली मेहनत करते हैं, जो एक्चुअली खुद किसी चीज को डराइव करने में बिलीव करते हैं, वो इसमें सोचेंगे, वो इसको आराम से सोचेंगे कि मैंने ये रेशियोज ऐसे ही क्यों लिखे हैं बेटा। हालांकि मैं यहाँ पर हर एक रेशियो का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, ना ही आपके लिए जरूरी है। आपके लिए जरूरी ये है कि वो रेशियो वहां पर होना चाहिए। क्या रेशियो होना चाहिए बेटा, इस फिगर को देख के आपके मन में सबसे पहला आना चाहिए कि सर ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं एक प्रॉपर लाइन खींच देता हूँ पहले, कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेशियो देखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेशियो देखना है। तो ये जो रेशियो रहेगा, ये बेटा याद रखिएगा, इधर 1 का रेशियो रहेगा तो हमेशा इधर 2 का रेशियो रहेगा। एक ऐसा फिगर बेटा जिसमें हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री का ट्राइंगल भी बन रहा हो और यहाँ पर 30 डिग्री का ट्राइंगल भी बन रहा हो, एक ऐसा ट्राइंगल आप लोगों को अगर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे सर इसके बेस जो है वो 1 रेशियो और 2 रेशियो में स्प्लिट हो जाते हैं, 1 रेशियो और 2 रेशियो में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये वाला जो रेशियो होता है बेटा, ये वाला रेशियो हमारा √3 यूनिट्स का रेशियो हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा, √3 यूनिट्स का रेशियो हो जाता है। ये वाला रेशियो जो होता है बेटा, देखो इधर भी 30 डिग्री है, ध्यान से देखो, इधर भी 30 डिग्री है और इधर भी 30 डिग्री है। तो सर ये दोनों 30 डिग्री है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, तो ये हमारा 2 यूनिट्स का लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ 2 यूनिट्स का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला लेंथ आप लोगों के पास आता है यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक का जो रेशियो आप लोगों को मिलेगा, इस रेशियो को कितना बोलेंगे सर, इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे ट्वाइस ऑफ √3 बोलेंगे, नहीं ट्वाइस ऑफ √3 क्यों बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे 2√2, है ना। कितना बोलेंगे, एक बार मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। ये 30 के सामने √3 है, 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2√3 हो जाएगा। देखो बेटा मैं भी कुछ ऐसा मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही वैल्यू लिख सकूं।
तो ये 2√3 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए, ये इन्हीं जगह पर होने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसमें एक 30 डिग्री का भी ट्राइंगल है, एक 60 डिग्री का भी ट्राइंगल है। तो जिन्होंने 30 डिग्री और 60 डिग्री को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो ऑब्वियसली वो इस पूरे फिगर को फिलअप कर सकते हैं। आपको बस मेजर क्या ध्यान रखना है, आपको मेजर ये ध्यान रखना है कि सर इधर हमारे पास 1 यूनिट रहेगा, तो इधर हमारे पास 2 यूनिट रहेगा। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इफ इट इज सो, तो फिर उसके बाद यहाँ √3 क्यों आया, ये आप लोग होमवर्क में ढूंढोगे। यहाँ 2 क्यों आया है, तो मैंने बता दिया कि सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। यहाँ 2√3 क्यों आया, ये आप लोग ढूंढोगे। तो दिस इज योर होमवर्क गाइस, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोग आराम से सोचेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो यू विल गेट योर एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया। इसको एक बार फटाफट से बच्चा लोग आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि सपोज करिए सर हमारे पास एक ऐसा फिगर बन रहा है जो कि हमें ट्रायंगल दिया गया है, कोई भी तरीके का खास तरह का ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें ये बोल देता है कि सर इधर हमारे पास 30 डिग्री है, इधर हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, इधर 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्वेश्चन ये कहता है कि सर क्या हो कि अगर इधर हमारे पास 40 मीटर का डिस्टेंस हो, तो मुझे बताइए ये x की वैल्यू कितनी होगी। फटाफट कोई बता सकता है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी अगर ये 40 मीटर के बराबर है। Anybody guys? शाबाश ध्रुव त्यागी, शाबाश। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी सीखा सर, जिसमें हमने कहा कि सर ये रेशियो 2 रेशियो के बराबर होता है, ये रेशियो जो होता है ये रेशियो सर 1 रेशियो के बराबर होता है, और ये रेशियो जो होता है ये रेशियो हमारा √3 रेशियो के बराबर होता है। किसके बेटा, √3 रेशियो के बराबर होता है। तो विद कंपैरिजन हम कहते हैं सर 2 यूनिट जो है वो हमारे पास 40 मीटर के बराबर है, यानी कि सर 1 यूनिट जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर हो जाता है। तो लॉजिकली √3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, √3 यूनिट 20 इंटू में √3 यानी 20 √3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर, x की वैल्यू 20 √3 मीटर्स मिल जाएगी। सभी को क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एनडीए क्या करता है बेटा, एनडीए कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। सभी को क्लियर है? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी को समझ में आ गया है। तो सर अब कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया बेटा, तो फटाफट बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आप लोगों को शायद से नहीं पता है, तो इसे ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं बेटा। ये दोनों एंगल के बारे में वो अच्छे से नहीं जानते हैं और बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इनको हिंदी में क्या कहा जाता है सर, इसको हिंदी में कहा जाता है उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, उन्नयन कोण। तो इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं तो उन्नयन कोण, ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाता है बेटा हिंदी में इसको, उन्नयन कोण। और इसे क्या कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो जाता है। ये दोनों कोण के बारे में बड़ा दिक्कत रहता है बच्चों को। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप मान लीजिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। क्या है सर, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में ये एक बिल्डिंग है, एक टावर है, मान लीजिए आपके ही घर की बिल्डिंग है। आप यहाँ पर खड़े हैं बेटा, आप यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर। तो जब आप सीधे खड़े होते हैं तो और सीधा देखते हैं तो ये एक लाइन आप लोगों को ऐसे करके बनेगी जो कि आपके जमीन से क्या होगा बेटा, जमीन से पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं आई लेवल। क्या बोलते हैं बेटा, आई लेवल बोलते हैं। आंखों से जब आप बिल्कुल सीधे देखते हैं तो उसे हम लोग आई लेवल बोलते हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है
कि सर अगर हम लोग आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बेटा? उन्नयन कोण बोलते हैं। यदि आप आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं बेटा, तो आई लेवल से नीचे की तरफ देखने वाले एंगल को हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं बेटा, अवनमन कोण बोलते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं फटाफट से। एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बढ़िया। तो ये दो एंगल्स के बारे में जो जनरली नहीं पता होता है वो मैंने बता दिया कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल, और अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बेटा डिप्रेशन एंगल बनेगा। ये दो फर्क होता है जो उन्नयन कोण और अपनमन कोण के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो सिंपल सा है, कोई सवाल नहीं है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड का वक्त दे रहा हूं बेटा, कोशिश करें इसको आंसर करने की। आसान सवाल है, 30 सेकंड के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोशिश करेंगे। चलिए, साथ साथ थोड़ा डायग्राम वगैरह बना लेते हैं ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। ये कह रहा है कि सर एक 20 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु से 30 डिग्री है। भाई देखो, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा टावर, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा टावर ये हो गया। अब जमीन पर एक बिंदु है, तो जमीन पर एक बिंदु से जब हमने टावर की ऊंचाई को देखा बेटा, टावर के टॉप को देखा, तो 30 डिग्री का एंगल बना। सर 30 डिग्री का एंगल बना, तो अभी अभी हम लोगों ने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये सीखा था कि सर इधर रेशियो 1 होता है तो इधर रेशियो √3 होता है, और अगर इधर रेशियो √3 होता है तो सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। खत्म कहानी बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताएंगे। एवरीबॉडी क्लियर गाइस, है ना? सिंपल था ये तो। सर हम लोगों ने अभी अभी डायग्राम देखा था कि सर अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, और अगर इधर हमारा रेशियो 1 की जगह पे 20 है, तो लॉजिकली ये 20 √3 होगा। आप सभी ने आंसर किया था बेटा, आप सभी ने आंसर किया था, और उसी के ऊपर देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं बच्चा लोग, तो फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई बताइए, बताइए फटाफट। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर स्मार्ट हैं तो आप समझ गए होंगे कि मुझे इसमें कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। टावर है जिसकी ऊंचाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जमीन पर किसी बिंदु से जब आप टावर की ऊंचाई को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है उन्नयन कोण 30 डिग्री का मिलता है। कितना मिलता है बेटा? 30 डिग्री का, ठीक है। कितना मिलता है बेटा? 30 डिग्री का एंगल मिलता है। कितना? 30 डिग्री का एंगल मिलता है। लेकिन उसने कहा कि अगर आप 20 मीटर्स आगे की तरफ चले जाते हैं, 20 मीटर्स अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है बच्चा लोग? 60 डिग्री का नया एंगल हो जाता है। तो आप तो खुश हो गए सर, ये तो डायग्राम पहचाना सा लग रहा है। तो अगर इधर 20 मीटर्स है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर 10 मीटर्स हो जाएगा, और अगर इधर 10 मीटर्स है तो सर लॉजिकली इधर 10 √3 मीटर्स हो जाएगा। यानी कि हमारी जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 √3 होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर होगा? किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा अगर नहीं समझ में आया है तो। 76% बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छे से समझ में आया है।
एवरीबॉडी क्लियर गाइस, एवरीबॉडी, किसी को कोई सवाल नहीं है? चलिए, सभी को क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को 60 सेकेंड्स दे रहा हूं, कोशिश करेंगे उसको 60 सेकेंड्स के अंदर निकालने की। क्या कहता है कि सर एक ऑब्जर्वर जो है वो पेड़ के टॉप में बैठा है, ऊपर बैठा हुआ है, और वो एक कार को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है। जब उसने सबसे पहली बार देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। 3 मिनट बाद उसके डिप्रेशन का जो एंगल था बेटा वो 60 डिग्री में बदल जाता है। तो बताइए कार कितनी देर में पेड़ के पेड़ के तल तक पहुंच जाएगी? फटाफट बताएंगे। काफी आसान सवाल, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है बेटा, आसानी से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं इफ यू नो द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। चलिए डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक पेड़ दिया हुआ है बेटा, जो ऐसे मान लो सीधा खड़ा होगा। तो इसने कहा कि ये इसका आई लेवल हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये इसका आई लेवल हो जाएगा, बिल्कुल सीधा जब जमीन में देख रहा होगा तो ये बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल जमीन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से कह रहा है कि सर जब उसने पहली बार कार को देखा तो उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का बन रहा था। जब वो थोड़ी देर बाद यानी 3 मिनट बाद कार को देखता है तो उसका डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा था सर? 60 डिग्री बन रहा था। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन एंगल यानी कि सर ऑब्जर्वर जो था वो यहाँ बैठा हुआ था, तो ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका आई लेवल हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर? ये आई लेवल हो जाता है। यानी ये वाला जो एंगल होगा सर ये 30 डिग्री का होगा, और ये वाला जो एंगल होगा सर ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। तो आप लोग जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से बेटा ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल सर 30 डिग्री का होगा, और ये एंगल कितने का होगा सर? ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी सर ये करीब करीब ना एक डायग्राम मुझे दिखाई दे रहा है, वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला एक मिला जुला डायग्राम मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर हमें ये पता होता है कि सर ये वाला रेशियो 2 यूनिट्स का होता है, तो ये वाला रेशियो कितनी यूनिट्स का होता है बेटा? 1 यूनिट्स का होता है। तो अब हम जानते हैं कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। अगर स्पीड मेरा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। यानी यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो बेटा 1:2 का रेशियो चल रहा है, तो टाइम का रेशियो भी कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। यानी कि सर अगर इधर 3 मिनट मुझे लग रहे हैं तो इधर 1.5 मिनट्स लगना चाहिए। तो उसने पूछा कितना और समय लगेगा पेड़ तक पहुंचने के लिए? तो सर 1.5 मिनट लगेगा। खत्म करो सवाल, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताइए किसी को कोई सवाल यहाँ तक? बढ़िया लगा? मेथड समझ में आ रहा है ना बेटा? कितना काम का मेथड मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन रेशियोज का, और इतने भयंकर सवाल, इतने भारी भारी सवाल आप लोग विद इन सेकेंड्स क्रैक कर सकते हैं अगर आपने ये सारे रेशियो को सही तरीके से याद कर लिया, सही तरीके से अप्लाई करना सीख लिया। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे कितने प्यार से खत्म हो गए, है ना? चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं सर। अगला सवाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, तो इसका आंसर देगी जनता फटाफट से। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि बेटा इस क्वेश्चन को 45 सेकंड्स में खत्म किया जा सकता है? 45 सेकंड्स में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो बोट में बैठा है और वो एक टावर के एलिवेशन एंगल को देखता है, ठीक है, तो 60 डिग्री बनता है। जबकि उसे एक चट्टान के एलिवेशन को देखता है तो बेटा वो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो अगर टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो बताइए चट्टान की ऊंचाई कितनी है? काफी आसान सवाल, बहुत ही आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इस फिगर को मेरे साथ साथ सोचिए, समझिए कैसे मजा आएगा। कि सर ये मान लीजिए ये हो गया हमारा चट्टान और टावर दोनों की कुल ऊंचाई, ठीक है।
तो अब जो नाव है बेटा वो नदी में, मान लो यहां पर है नाव, तो जब नाव से ऑब्जर्वर जब टावर की ऊंचाई को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। जब वो यहां से चट्टान को देखता है तो बेटा 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। यानी इसको ऐसे समझेंगे कि सर जब वो अपने किसको देख रहा था बेटा, टावर की ऊंचाई को देख रहा था तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वो क्या बेटा चट्टान यानी कि अपने उसकी ऊंचाई को देख रहा था, क्या बोलते हैं, क्लिफ की ऊंचाई को देख रहा था तो 30 डिग्री बन रहा था। यानी सर अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो मजबूरन बेटा ये वाला एंगल कितने का रहा होगा, 30 डिग्री का रहा होगा। और अगर ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का है तो मजबूरन ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री का रहा होगा। ये हमें समझना है, सोचना है कि ये क्यों हमारे पास 60 डिग्री का है बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इस फिगर को ऐसे देख रहा हूं तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक फिगर करवाई थी बेटा, वो फिगर आप लोगों को याद होगी है ना। मैं फिर से एक बार बना देता हूं कि उस फिगर में मैंने क्या कहा था कि सर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में अगर एक एक्स्ट्रा फिगर इस तरीके से ऐड किया जाए, कैसा सर, ऐसे करके एक एक्स्ट्रा फिगर ऐड किया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, इधर रेशियो 2 का होता है, इधर रेशियो 1 का होता है, इधर रेशियो √3 का होता है, और इधर रेशियो जो भी है जितना है जरूरी है इस क्वेश्चन में वो मैंने बता दिया। तो हमने कहा कि सर इधर की ऊंचाई जो है, इधर की बेटा ध्यान से सुनना, ये वाली जो हाइट है आप लोगों के पास, ये वाली हाइट आपको कितनी दी जा रही है, ये वाली हाइट आपको 60 मीटर्स की दी जा रही है। तो एक बच्चा अगर इसे समझ गया है तो वो सेकंड्स के अंदर बोल सकता है कि सर ये 30 मीटर्स का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो मेरा आंसर सीधा सीधा आंख बंद करके बेटा डी ऑप्शन लगा दो, इससे ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए सभी को क्लियर हुआ? बहुत कम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, काफी कंफ्यूजन था। किसी को कोई सवाल बेटा? बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया है, मैं उन सभी से पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन तो अच्छा था लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही सर आपने हल्का कर दिया है ना। रजत कह रहे हैं सर एक बार और बताइए। चलिए एक बार और बताते हैं, इस पेज को क्लीन कर देते हैं और मैं डायग्राम पीछे से बनाता हूँ। ठीक है, पीछे एक नया फ्रेश पेज लेकर डायग्राम बनाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर बोल रहा है कि एक नदी है बेटा, एक नदी है, मान लो ये नदी चल रही है, ठीक है, ये पानी है, इस पानी में आपकी बेटा नाव तैर रही है। ये लो एक नाव भी बना दी बड़ी खूबसूरत सी। और फिर उस पे क्या बोला जा रहा है सर, इस पे एक चट्टान बना हुआ है, ये लो बेटा एक चट्टान बना है, और चट्टान के ऊपर बेटा एक टावर भी बना हुआ है। तो ये टोटल ऊंचाई हो गई। तो मैंने ये कहा कि अगर बोट से बेटा, बोट से अगर आप चट्टान और टावर दोनों के हाइट को देखते हो बेटा, टावर की हाइट को देखते हो, तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है बेटा 60 डिग्री का। कितना मिलता है? 60 डिग्री का। लेकिन अगर आप बोट से सिर्फ चट्टान की ऊंचाई तक देखते हो बेटा, सिर्फ चट्टान की ऊंचाई यानी कि आपने जो क्लिफ है आपने वहां तक की ऊंचाई को अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये वाला जो एंगल हो रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, आप इस फिगर को थोड़ा सा क्या कर लो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होगा, ये वाला फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको पता है कैसी फिगर मिलेगी, आपको मिलेगी बेटा ऐसी फिगर, ये ऐसे इधर की तरफ मिल जाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ मिल जाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ जुड़ जाएगा, और ये वाली फिगर ऐसे करके इधर की तरफ आ जाएगी, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट कर दो, मान लो जैसे सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन ने इस फिगर को पकड़ के घुमा दिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ रोटेट कर दो। तो आपको क्या पता चलेगा कि सर इधर हमारे पास 30 डिग्री था कि नहीं था, और अगर इधर 30 डिग्री है तो सर इधर 60 डिग्री हो जाएगा। इधर सर टोटल एंगल मिलाकर 60 डिग्री था तो इधर कितना हो जाएगा, इधर टोटल एंगल मिलाकर 60 डिग्री था तो सर ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ बोला गया कि ये वाली जो हाइट है सर, ये वाली हाइट 60 मीटर्स की है, ये वाली हाइट 60 मीटर्स की है।
यानी अब इस फिगर के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर्स का हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि सर ये 2:1 का रहता है, तो यहाँ पर 2 रेशियो रहता है, तो यहाँ पर 1 का रेशियो रहता है, तो ऑब्वियसली ये 30 मीटर्स का होना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये भी कितने का होना चाहिए, 30 मीटर्स का होना चाहिए। अभी समझ में आया? कोई सवाल है? फटाफट बताइए, कोई सवाल यहाँ तक? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये हो गया हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये थे मेरे पास कुछ सवाल जो कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी जरूरी थे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा किसकी तरफ? साइन लॉ। ये क्या होता है सर? ये होता है अब तक जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे वो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में लगा रहे थे। किस पे लगा रहे थे बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल पे लगा रहे थे। तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समलंब त्रिभुज के ऊपर लगा रहे थे। तो ये बेटा साइन लॉ किसके ऊपर लगता है? ये किसी भी ट्राइंगल के ऊपर लगता है। किसी भी मतलब किसी भी एनी ट्राइंगल के ऊपर लगता है बेटा, एनी ट्राइंगल के ऊपर ये लग सकता है। सिमिलरली कोसाइन लॉ भी किसी भी ट्राइंगल के ऊपर लग सकता है। हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, हम लोग एनी ट्राइंगल के ऊपर लगा देते हैं। तो एनी ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो इसमें आपको याद क्या रखना है सर? साइन लॉ को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है बेटा? सबसे पहले आप लोग ये समझें कि आप जो बनाना चाहते हैं वो एक ट्राइंगल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ये एक ट्राइंगल बनाया, ऐसे करके आपने कोई भी रैंडम सा ट्राइंगल बनाया। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये कैसा भी ट्राइंगल है। और आपने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम आपने रख दिया ABC ट्राइंगल रख दिया। क्या रख दिया बेटा? ABC ट्राइंगल रख दिया। तो अब ध्यान से सुनेंगे कि ये जो एंगल ए है ना बेटा, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग ए बोलेंगे, स्मॉल ए लेंथ बोलेंगे। एंगल ए के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए लेंथ बोलेंगे। जबकि ये जो साइड आप लोगों को दिखाई दे रही है बेटा, बी जो साइड आप लोगों को एंगल दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाली साइड को हम लोग बी बोलेंगे। ये तो बिल्कुल कलर दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये तो मजेदार बात ही नहीं है बिल्कुल। कोई कलर ऐसा है जो दिखाई दे? ये वाला कलर मुझे लग रहा है दिखाई दे। तो ये वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो बेटा, ये एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बी लेंथ से नवाजेंगे बेटा। उसका नाम हम लोग बी रखेंगे। क्या रखेंगे? बी लेंथ रखेंगे, उसके सामने वाली जो साइड होगी। और इसी के साथ सर ये वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो सी एंगल, तो सी एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? सी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सी नाम देंगे। तो ये सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? ये आप लोगों को सबसे पहले अज्यूम करना है। क्या करना है बेटा? अज्यूम करना है, जिसमें हम लोगों ने ये मान लिया कि ए के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे सर? ए के सामने वाली साइड को ए बोलेंगे, बी के सामने वाली साइड को बी बोलेंगे, और सी के सामने वाली साइड को हम लोग सी बोलेंगे। अब इसके साथ बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग अगर समझ लेते हैं तो वो ज्यादा जरूरी है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा बेटा कि आपको शायद से मालूम होगा इन सर्कल और सरकम सर्कल के बारे में, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, सरकम सर्कल और इन सर्कल के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा बेटा। इन सर्कल और सरकम सर्कल बना लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सपोज करें बच्चा कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं। कुछ गलत हो गया क्या ये? ओके, ये इरेज क्यों नहीं होता? खैर छोड़ो, बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये एक सरकम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। लीजिए बच्चे, ये एक सरकम सर्कल कुछ यहाँ पर बना देते हैं। ये थोड़ा मजेदार एप्लीकेशन नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं इसको, है ना। ये इधर कर लेते हैं, ये इधर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सर इसमें कि अगर मैं इस सर्कल के अंदर अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो सर्कल आपने बाहर बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरकम सर्कल बोलते हैं। अगर ट्राइंगल जो है वो अंदर बनाए, यानी ट्राइंगल के बाहर अगर सर्कल बनाया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सरकम सर्कल बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कहें तो बेटा बाह्य वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य वृत्त बोलते हैं। बाह्य वृत्त बोलेंगे या परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग स्पेसिफिकली परिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परिवृत्त कहा जाता है। ठीक है। और अगर मैंने ट्रायंगल जो है वो क्या किया सर? वो ट्रायंगल मैंने इसके बाहर बनाया। बाहर बनाया मतलब सर ये मान लीजिए काफी
कुछ गड़बड़ हो गया है ना, ये इरेज कैसे होगा? ओके, हाँ चलो, ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है। तो अब देखते हैं सर, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। हाँ, अगर मैं इसके बाहर की तरफ अगर कोई ट्राइंगल बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए सर ये हम लोगों ने एक लाइन ऐसे बनाई, फिर एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बनाई, फिर एक लाइन हम लोगों ने ऐसे करके बनाई, तो ये जो बाहर की तरफ जो मैंने ट्राइंगल बनाया, अब इस अंदर वाले सर्कल का नाम क्या हो जाएगा बेटा? अब इस अंदर वाले सर्कल का नाम हो जाएगा इन सर्कल, नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? इन सर्कल नाम हो जाएगा। तो इन सर्कल का हिंदी में मुझे नाम नहीं मालूम है, क्या होता है बेटा? तो हमारे लिए जरूरी क्या है सर? हमारे लिए जरूरी है ये परिवृत्त, जरूरी है सरकम सर्कल, जरूरी है। जो आज की क्लास में हमारे लिए जरूरी है वो ये कि सर ये जो रेडियस होता है ना, इस सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर सरकम रेडियस बोलते हैं। कैपिटल आर से हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सरकम रेडियस बोलते हैं। हिंदी में बोलना चाहे तो बेटा इसे परित्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? परित्रिज्या इसे बोला जाता है। तो परित्रिज्या या सरकम रेडियस का हम लोगों को काम है। तो ये जो साइन लॉ है, ये साइन लॉ क्या कहता है सर? ये ए बी सी जो साइड्स हैं और ए बी सी जो एंगल है, ये आपस में रेशियो में होते हैं, यानी कि ए जो है वो साइन ए के साथ रेशियो होगा, ठीक है, और बी जो होगा वो साइन बी के साथ रेशियो में होगा, और सी जो है वो बेटा साइन सी के साथ रेशियो में होगा। और ये तीनों रेशियो बेटा किसके बराबर होंगी? ये 2 गुना परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस के बराबर होगा, ये साइन लॉ बेटा बोलता है। तो ये प्रूफ हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया बेटा? डोंट बॉदर, आप लोगों को कहीं भी प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों के लिए जरूरी है, तो ये आप लोगों को याद करना है बेटा, ठीक है? तो ये सभी को समझ में आ गया कि ये कौन कौन से लेटर के बारे में बात कर रहा है? ए बी और सी, तो ये छोटे वाले हो गए। ये साइन ए, साइन बी, साइन सी, इन तीनों एंगल्स ए बी और सी एंगल्स का साइन ट्रिगो रेशियो है। और यहाँ पर हमारे पास 2r में जो ये r है, ये कौन है सर? ये हमारा सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या है। कौन है बेटा? परित्रिज्या है, यानी उस त्रिभुज के बाहर का जो सर्कल होगा उस सर्कल का रेडियस है बेटा, ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं है, इसे नोट डाउन कर लेंगे बेटा। वैसे तो पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगा, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, लेकिन ये रेशियोज में मेंटेन होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ साइंस कहते हैं, ठीक है बेटा? लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। अरे वेरी गुड मॉर्निंग शिवम कुमार बेटा, काफी लेट नहीं हो गए हैं? काफी लेट हो गए आप तो। चलो आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ साइन समझ में आ जाता है। अब लॉ ऑफ कोसाइंस को हम लोग थोड़ा सा सीरियसली समझेंगे बेटा। लॉ ऑफ कोसाइंस भी मैं जनरली टीचर्स लोग बोलते हैं कि याद कर लो, याद करना इज द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन याद भी कंफ्यूजन रहता है, बच्चे को बहुत परेशानी रहती है, उसे याद नहीं हो पाता है। तो सर ऐसा क्या करें कि याद हो जाए? तो बेटा मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा कि अगर सर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता बेटा, उसमें समझने का नहीं है शिवा पटेल जी, वो आपको लिख लेना है ना, याद रखना है शिवा पटेल, है ना, याद रखना है। उसमें अभी समझने का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों को इस्तेमाल करना है साइन लॉ, वो रेशियो में मेंटेन रहता है। मान लो बेटा एक हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें मैं आप लोगों से कहता हूं कि सर मान लिया कि ये वाली साइड को आप लोग ए बोलते हो, ये वाली साइड को आप लोग बी बोलते हो, और ये वाली साइड को आप लोग सी बोलते हो, और ये हमारे पास 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग तो सिंपल बेटा सेकंड्स के अंदर ये बात बोल सकते हो ना कि सर सी का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। इस रिलेशन का कोई नाम बता सकता है क्या? मैं देखना चाहता हूं बेटा कौन इस रिलेशन को जानता है। सी स्क्वायर बराबर शुभा, शुभा, अच्छा शुभा बेटा, नाम वैसा ही लिखा हुआ है तो मैंने वैसा पढ़ लिया, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है, तो इसे पाइथागोरस कहा जाता है। पाइथागोरस सिर्फ तभी लगता है बेटा, सिर्फ एक ही शर्त में पाइथागोरस लगता है, जब सर यहाँ पर एक 90 डिग्री होता है तभी पाइथागोरस लगता है ना।
तभी सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरस की थ्योरम लगती है। लेकिन सर क्या हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं सर किसी भी ट्राइंगल के ऊपर लगना चाहिए ना, किसी भी ट्राइंगल के ऊपर, मतलब सर ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे? तो आपका सबसे पहला जवाब होना चाहिए नहीं, हम इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस नहीं लगा सकते कि अगर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, तो ए के सामने साइड ए है, बी के सामने साइड बी है और सी के सामने साइड सी है, तो मैं अब यहाँ पर थोड़ी ना बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सर जो ये सी स्क्वायर होगा वो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस और नो में आंसर करिए बेटा फटाफट। है ना, हम अब नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, डेफिनेटली नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग कहेंगे कि सर ये बराबर हो सकता है, ये पता है किन हालातों में बराबर होगा, इसी को लॉस ऑफ कोसाइंस के नाम से कहा जाएगा कि सर ये जो सी स्क्वायर होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर तो होगा, लेकिन सर ये पाइथागोरस नहीं लगा सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो दो साइड्स आपने लिए हैं, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपने ये दोनों लिए है ना, तो इसका सबसे पहले तो आप माइनस के 2ab कर दो। क्या कर दो बेटा? माइनस के 2ab कर दो। और जिस साइड को आपने इस तरफ लिया है उसके ऑपोजिट एंगल के कोसाइन से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो माइनस 2ab कोसाइन सी हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था सर कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता था? हाँ सर लिख सकता था, लेकिन लॉज ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करेंगे तो माइनस के ट्वाइस ऑफ बीसी में करके कोसाइन सी से माइनस कर दूंगा बेटा, कोसाइन ए से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं दूसरी तरफ ए एंगल निकाल रहा हूं। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता था कि सर बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसे मुझे इक्वालिटी होल्ड करवाने के लिए माइनस के ट्वाइस ए सी कोसाइन बी से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होगा। और इन्हीं तीनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं तीनों को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं तीनों को हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल बेटा? वैसे तो इसे याद करना ही है, लेकिन मैंने याद करने का आप लोगों को एक आसान तरीका दे दिया है कि ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही दिखता है, लेकिन बस इसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता है, इसलिए हम लोग माइनस के 2ab माइनस के 2bc या माइनस के 2ac करके कोसाइन एंगल को माइनस करते हैं। सभी को समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई सवाल? कार्तिक बेटा प्रूफ देखिए नहीं करना है, जरूरत नहीं है, आप उसे ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैं क्लास में इसका प्रूफ जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेटली बेटा अगर जरूरत होती तो डेफिनेटली करवाता। आप इसे आराम से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको बनाए जाते हैं। सो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, आप इसे यूट्यूब में देख सकते हैं, जरूरत नहीं है, इसलिए मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, ये लॉ ऑफ कोसाइंस लॉ ऑफ साइंस आपको याद होने चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये चीज हम लोगों ने याद कर लिया, हमने लॉज ऑफ कोसाइन और लॉज ऑफ जो साइंस है वो दोनों हमने याद कर लिए हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस बताए जाए बेटा। ये देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, एंगल बी 60 डिग्री है, तो बी बताइए कितना होगा। तो फटाफट देखते हैं बेटा कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। और इस क्वेश्चन ये कि सर हमारे पास तीन साइड्स वाली एक फिगर है, यानी ट्राइंगल एबीसी है। मान लीजिए बेटा ये ट्राइंगल एबीसी हो जाता है हमारे पास, जिसमें ये हमें ए दिया हुआ है, मान लीजिए हमें बी दिया हुआ है, ये हमें सी दिया हुआ है। तो ए बराबर 3 दिया है, यानी सर ये वाली साइड जो है ये 3 यूनिट्स की दी हुई है। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। सी जो है ये वाली साइड जो है ये हमें सिर्फ 5 यूनिट्स की दी हुई है, ये वाली साइड हमें 5 यूनिट्स की दी हुई है। और एंगल बी जो है ये हमारे पास किसके बराबर है? सर ये एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। तो हमें बताइए इस बी की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट, समय समाप्त हो जाता है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा, कोसाइन लॉ में पढ़ा कि सर अगर मैं बी स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके माइनस के ट्वाइस ऑफ ए सी कोसाइन बी कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर कितना है सर? ए स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सी स्क्वायर कितना है सर? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
-2 इंटू AC करेंगे तो 5 3 जा 15 2 जा 30 हो जाएगा। और कोसाइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा? कोसाइन 60 डिग्री 1/2 हो जाता है। यानी आपको बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 9 + 25 - 15 अगर करते हैं तो 19 आ जाएगा। यानी सर बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √19 के बराबर होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 7 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इतने में आपने क्वेश्चन को खत्म करना है। बताइए क्लियर हुआ किस सभी को? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोसाइन लॉ का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सर? कोसाइन लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग उसी की मदद से इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, बढ़िया। चलिए, बहुत खूब। तो यहाँ तक हमें समझ में आ जाता है। तो अगला सवाल बताइए सर। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो बेटा डाउट में डाल दीजिएगा, है ना। एक बार इसमें डाउट में डाल दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर अगला सवाल बच्चा आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तो फटाफट BC कोसाइन ए 2 गुना AC कोसाइन B और 2 गुना AB कोसाइन C की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितने समय में टाइम के अंदर दे सकते हैं। देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 3 कोसाइन लॉ है, जिसमें पहला कोसाइन लॉ ये कहता है कि सर A² बराबर B² प्लस C² माइनस 2 इंटू BC कोसाइन A हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्वाइस ऑफ BC कोसाइन को इस तरफ ले आता हूं और A² को इस तरफ ले आता हूं, तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ BC कोसाइन ए, अगर मैं इसे दोबारा रीराइट करता हूं तो आप लोग लिखोगे ट्वाइस ऑफ BC कोसाइन ए जो होगा वो हमारे पास B² प्लस C² माइनस A² के बराबर होगा। B² प्लस C² माइनस A² के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ AC कोसाइन B जो होगा, उसी कोसाइन लॉ से बेटा A² प्लस C² माइनस B² के बराबर हो जाएगा। इसी तरह बेटा ट्वाइस ऑफ AB कोसाइन C अगर मैं कर रहा हूं तो ये A² प्लस B² माइनस C² के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे, है ना। तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है सर? हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो बेटा प्लस का C² जो है माइनस के C² से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का A² जो प्लस A² से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का B² जो वो प्लस B² से कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें ट्वाइस ऑफ BC कोसाइन A प्लस ट्वाइस ऑफ AC कोसाइन B प्लस ट्वाइस ऑफ AB कोसाइन C जो है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है सर? A² B² और C², यानी A² प्लस B² प्लस C² के बराबर आ जाता है। मैं इसको नीचे की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारा आंसर कितना आ जाता है सर? A² प्लस B² प्लस C² आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बस सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। एवरीबॉडी गाइस, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कूल है गाइस, समझ में आ गया है ना। कोसाइन लॉ का फिर से एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट बताएंगे और फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ये रहा बच्चा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कौन कितने समय में दे पाता है। 60 सेकेंड्स का टाइमर। आधा समय गुजरने के बाद मैं यहाँ पर आपका सॉल्यूशन साथ साथ करना शुरू कर दूंगा बच्चा लोग, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सर अभी हम लोगों ने देखा कि ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी कोसाइन ए जो हम लोगों ने लिखा था, ट्वाइस ऑफ बी सी कोसाइन ए जो हम लोगों ने लिखा था, वो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर था। अगर मैं कोसाइन ए की वैल्यू निकालता हूं तो कोसाइन ए की वैल्यू के लिए जो ट्वाइस ऑफ बी सी था ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी बेटा इधर आ जाएगा, है ना। इसे और अच्छे से लिखते हैं, चमकदार बिल्कुल चकाचक करके। तो ट्वाइस ऑफ बी सी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड करता हूं जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, ये एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा। तो सिमिलरली बेटा जब आप बाकी कोसाइन लॉज के साथ भी ऐसा कर रहे होंगे, तो बाकी कोसाइन लॉ में जब आप कोसाइन बी को निकाल रहे होंगे और सिर्फ बी से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा। जब आप कोसाइन सी को बेटा सी से डिवाइड कर रहे होंगे, तब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टू ए बी सी आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है सर, हमें तो इन तीनों को ऐड करना है, हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, कोसाइन ए प्लस कोसाइन बी प्लस कोसाइन सी के अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, इनका टोटल एलसीएम जो होगा, इनका टोटल एलसीएम तो 2abc हो जाएगा इन तीनों का। इसका भी 2abc है, इसका भी 2abc है और इसका भी 2abc है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इनका टोटल एलसीएम 2abc हो गया। फिर मैं कहूंगा सर प्लस का बी स्क्वायर जो माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का ए स्क्वायर जो प्लस के ए स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर जो है वो माइनस के सी स्क्वायर से कैंसिल, यानी ऊपर कितना बचेगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? 85% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है वो बेटा एक बार अच्छे से समझ लें, कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोसाइन लॉ का फिर से एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखा जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अब हम शुरू कर सकते हैं सर, क्या क्वेश्चन टाइम, क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन टाइम। बेटा जैसे ही क्लास खत्म हो गई ना रजत मीना जी, आपका जहां पर आप क्लास देखने के लिए आए थे उसके ठीक नीचे बेटा आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ऐसा होगा, ठीक है बेटा। तो आप एक बार चेक कर दीजिएगा, स्टडी प्लान में भी होती है। यस, क्वेश्चन टाइम। तो अब सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर करना है बेटा, एक एक करके क्वेश्चंस में आप लोगों को यहाँ पर पुश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल बेटा ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, 45 सेकंड्स का टाइम एंड फटाफट जनता यहाँ पूरी जोश के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेगी। देखो बेटा काफी सिंपल क्वेश्चन, आंसर हमारे आंखों के सामने है, लेकिन जो बच्चा अभी तक उससे नहीं समझ पाया तो गड़बड़ कर जाएगा। ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट मुझे नहीं मालूम। एक ट्रक जो है वो बेटा इस टावर से दूर जा रहा है, एक ट्रक जो है उस टावर से दूर जा रहा है। पहले जब इस टावर के ऊपर खड़े होके किसी आदमी ने, किसी ऑब्जर्वर ने जब ट्रक को देखा था तो 60 डिग्री का एंगल बना था, लेकिन बाद में जब देखा तो उसने बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितना बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। यानी यहां से जब देखा तो बेटा 60 डिग्री का एंगल बन रहा था और यहां से जब देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था ट्रक का। तो उसने बोला कि सर वो 70 मीटर आगे चला गया था, फर्दर 70 मीटर आगे चला गया था। तो यानी कि वो यहां से लेके यहां तक सर 70 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो सर ये कितने का होगा? ये 35 मीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों को रेशियो याद है। और ये कितने का हो जाएगा बेटा? ये 35√3 मीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको टावर की हाइट पूछी गई थी, तो टावर की हाइट बेटा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। खत्म करिए सवाल। सभी को समझ में आया? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। ये वो स्पेशल फिगर है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो बेटा दिल खोल कर पूछिए।
ठीक है, तो अभी तक मैंने 8 क्वेश्चंस करवाए बेटा, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज कमेंट्स। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इसी के साथ फिर हम लोग अगला सवाल देख सकते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो पहले एक बार पब्लिश कर देते हैं लीडर बोर्ड को, ताकि कुछ बच्चों को पता लग जाए कि हमारी एक्चुअल इस वक्त पोजीशन कितनी चल रही है। तो इसी के साथ बेटा ये रहा दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ निखिल कुमार जो है वो क्लैश ऑफ क्लैन के फैन लगते हैं, है ना, बढ़िया, गेम तो अच्छा है वैसे। चलिए, काफी सारे बच्चे यहाँ पर गलत जवाब दे गए हैं। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाई, बेटा 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से, 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से, यानी कि सर ये लीजिए 5 मीटर ऊंचा हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, लीजिए बना दिया, हाँ खुश। अब सर 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया, तो ये तो हमारी जमीन रही होगी, ठीक है, ये हमारी जमीन रही होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहा होगा। फिर हमसे कहता है कि सर किसी टावर, तो टावर यहाँ पर खड़ा होगा, मान लो बेटा टावर हमारा यहाँ पर खड़ा होगा, इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारा टावर हो जाता है। तो जब आप बेटा यहाँ से किसी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से देख रहे हो तो आपका आई लेवल तो बेटा ये हो जाएगा, आपका आई लेवल ये हो जाएगा, और आई लेवल ये होगा तो सर आप यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का होगा ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, क्योंकि सर ये मुझे पहले से ही 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा सर, ये वाला डिस्टेंस भी 5 मीटर का हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, 40√3 मीटर अवे, यानी दूर, 40√3 मीटर अवे यानी कि दूर, यानी यहां से बेटा कितनी दूर है, ये 40√3 मीटर्स है। कितना है बेटा, 40√3 मीटर्स है। तो सर ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 40√3 मीटर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सर अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो मजबूरन सर यहाँ पर 60 डिग्री मिल रहा होगा, और अगर यहाँ पर 60 डिग्री मिल रहा होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये वाला डिस्टेंस आप लोग सेकंड्स के अंदर बोल दोगे कि सर उस ट्राइंगल के रेशियो को फॉलो करे तो 40 मीटर्स का रेशियो होना चाहिए। और अगर ये 40 मीटर्स का रेशियो होना चाहिए तो पूरे टावर की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 45 मीटर हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए सभी को क्लियर हुआ, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बच्चा। Everybody clear guys? ठीक है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। इसके लिए 30 सेकेंड इनफ रहेगा। जो बच्चे इसे कर सकता है वो 30 सेकेंड में भी कर सकता है, और ज्यादा समय लेने वाले का कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए, समय हो जाता है समाप्त। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम बच्चों ने दिया है। वो शायद से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से, जैसे अप्रोच करना चाहिए था। तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि सर एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी है जो 12 मीटर ऊंचे एक खिड़की तक पहुंच जाती है। तो ये लीजिए बेटा, 12 मीटर ऊंची एक खिड़की बना देते हैं। ये लीजिए 12 मीटर हाइट में एक खिड़की बना देते हैं।
और ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी जमीन हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, जमीन हो जाती है। तो हमने क्या कहा सर, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो एक 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। अब ये कहता है यही सीढ़ी जो है, यही सीढ़ी दूसरी तरफ एक 5 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंचती है। तो बेटा ये सीढ़ी 5 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंचती है, तो सर ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये 5 मीटर ऊंची एक खिड़की हो जाती है। तो अब मैं वैल्यूज लिख देता हूं। हमें क्या पता चला सर कि अगर ये 12 मीटर की ऊंची खिड़की है तो सीढ़ी कितनी है बेटा, 13 मीटर की है। और ये भी सर सीढ़ी 13 मीटर की लंबी है, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर ऊंची खिड़की पहुंच रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर सुनिएगा कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये 12 मीटर का है, ये 13 मीटर का है, तो बेटा मजबूरन नीचे वाली लेंथ जो होगी वो 5 मीटर की होगी। कितनी होगी सर, 5 मीटर की होगी। और अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये 5 मीटर है और ये 13 मीटर है, तो बेटा मजबूरन नीचे वाली जो लेंथ होगी ये 12 मीटर की होगी। दोनों तरफ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखेंगे, बट पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला बच्चा थोड़ा लेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5, 12, 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो हमें बताना है दोनों खिड़कियों के बीच की जो सड़क है उस सड़क की चौड़ाई कितनी है बेटा। आप कहेंगे 5 और 12 टोटल मिलाकर बेटा 17 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ओके चलिए बेटा, इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं। 30 सेकंड बहुत ही कम लग रहा है, घबरा गए बच्चे एकदम से 30 सेकंड के अंदर। लेकिन बेटा मेरी बात को याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको 30 सेकंड वाले नहीं 15 सेकंड वाले भी मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा मेरी। कुछ बच्चे इतना प्रिपेयर करके आए होंगे, इतना प्रिपेयर करके आए होंगे कि जो 15 सेकंड में आंसर कर रहे होंगे। वो 15 सेकंड वाली प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो बेटा आप लोग एनडीए के एग्जामिनेशन में ना कोई सपना देख रहे हो जो सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। तो वो सपने को साकार करना है तो बेटा जाग जाओ, अभी जाग जाओ, अभी समझ जाओ कि हमें अगर सर किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब सर हमें वो 30 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा। चाहे अगर वो नहीं हुआ है तो इसका मतलब कमजोरी बेटा आपके अंदर चल रही है। ठीक है, मैं जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 60 सेकंड देने चाहिए मैं उस क्वेश्चन में 60 सेकंड देता हूँ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 30 सेकंड देने चाहिए वो क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड देता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि हाँ पेपर में तो हमें इतना टाइम मिलता है, मुझे इससे मतलब है कि हाँ जो कंपटीशन आप लोगों को मिलने वाला है ना, मुझे उसके लिए आप लोगों को तैयार करना है। बाकी बेटा आप लोग कहेंगे तो मैं 60 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए दूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई अपना पर्सनल ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाए या कुछ ही बच्चों के आंसर सही हो। नहीं बेटा, ऐसा कोई पर्सनल रीजन नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो कंपटीशन फेस करने वाले हैं उस कंपटीशन को एटलीस्ट यहीं से शुरुआत करें बेटा, यहीं से सोचें कि हाँ यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे तभी हम लोग उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, 60 सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा एक ऐसा एंगल है बेटा जिसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, जैसे एक्स डिग्री के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है ना। तो सॉल्व करते हैं चलिए। The angle of elevation of from a point on the ground on the top of the building and to the top of the chimney which is on the building are x degree and 45 degree and the height of the building is h meter. What is the height of the chimney? अब काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डायग्राम बनने में समय लग सकता है, तो लेट अस मेक अ डायग्राम। क्या कह रहा है, जमीन पर एक बिंदु से बिल्डिंग के शीर्ष और चिमनी जो कि इमारत के ऊपर है उसका शीर्ष का उन्नयन कोण x डिग्री और 45 डिग्री है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं सर। ये हमने कह दिया कि सर ये हो गया बिल्डिंग और चिमनी की ऊंचाई। जमीन के एक बिंदु से जब हम लोगों ने बिल्डिंग को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बनाया, और जब हम लोगों ने चिमनी को देखा तो x डिग्री का एंगल बनाया। सॉरी, पहले हम लोगों ने x डिग्री का एंगल बनाया, फिर हम लोगों ने 45 डिग्री का एंगल बनाया। यानी सर ये हमारा लाइन नहीं बनाना था, एंगल बनाना था। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। ये नहीं, ये सॉरी हमारा x डिग्री का एंगल है। कितने का है बेटा, x डिग्री का एंगल है। और ये हमारा टोटल एंगल जो है ये बाहर ऊपर से नीचे नीचे तक कितना है, 45 डिग्री का एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है
कि सर अगर बिल्डिंग की ऊंचाई जो है, बिल्डिंग की ऊंचाई अगर h मीटर्स है तो इसकी ऊंचाई यानी चिमनी की ऊंचाई मुझे बताइए कितनी होगी। तो लेट अस से इसको मैं एक सी लेटर से नाम दे देता हूं कि चिमनी की ऊंचाई सी है, तो मुझे सी की वैल्यू बतानी है ना। ये हमारे पास डायग्राम है। तो लेट अस मेक दिस डायग्राम अगेन और क्लियरली बनाते हैं ताकि हम लोग पीछे अच्छे से समझ पाए। तो फिर से ड्रॉ करते हैं बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, यस। तो हमने क्या कहा सर, ये हमारे पास एक टावर और चिमनी हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम लोग ने बिल्डिंग के ऊंचाई तक देखा तो x डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब हम लोगों ने टावर की ऊंचाई यानी चिमनी तक की ऊंचाई तक को देखा तो बेटा 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, यानी दिस एंगल इज x डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री के बराबर है। तो हमें ये क्या बोल रहा है कि सर ये हमारे पास h के बराबर है। ये कितना है सर, h के बराबर है। तो मुझे इसकी वैल्यू बताइए, ये y की वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन में कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो बेटा लॉजिकली सोचिए कि सर अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी कितने का है सर, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, है ना। ये वाला एंगल भी 45 का होगा, यानी सर ये वाली जो लेंथ होगी देखने में बराबर नहीं लग रही होगी, लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगी, ये h प्लस वाई के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, h प्लस वाई, इस टोटल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ 45 डिग्री का एंगल है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले यानी ये अंदर वाले ट्राइंगल में देखिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर tan x डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर यानी h अपॉन में बेस यानी h प्लस वाई के बराबर होगा। कहेंगे हाँ सर होगा, डेफिनेटली होगा। तो फिर अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूं तो आप लोगों को cot x डिग्री जो होगा वो आपको h प्लस वाई अपॉन में h के बराबर होगा। आप कहेंगे हाँ सर डेफिनेटली बराबर होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h cot x डिग्री हो जाएगा और माइनस के h हो जाएगा, यानी कि हमारा y की वैल्यू कितनी हो गई, h cot x माइनस h होना चाहिए। तो h cot x माइनस h हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए सभी को क्लियर हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसे प्रैक्टिस करना है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं सर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेगी जनता। अगेन मैं यहाँ पर आप लोगों को 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कह रहा है कि सर एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है जो हवा की वजह से जमीन पर गिरकर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो बताइए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। तो बताइए पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी। अगर पेड़ जाकर 15 मीटर पर जाके जमीन को छूता है तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, आप लोगों को बताना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो लेट मी टेक अ डायग्राम, ठीक है। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं सर जो हमारा पेड़ था वो इतना ऊंचा था, मान लेते हैं पेड़ जो था वो इतना ऊंचा था, और वो पेड़ कहाँ से टूटा सर, वो पेड़ यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। तो सर ये पेड़ जब टूट के जमीन पर गिरा होगा तो वो यहाँ पर आकर ऐसे गिरा होगा, और ये हमारी जमीन हो गई होगी बेटा, ये हमारी जमीन हो गई होगी ऐसे करके। तो आप कहेंगे सर पेड़ अगर यहाँ से टूटा है तो कॉमन सेंस ये कहती है कि सर ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही तो आके नीचे गिरा है ना। और यहाँ से सर कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 का बना रहा है, कितने का बना रहा है बेटा, इसने
60 डिग्री का एंगल बनाया बेटा। किसका एंगल बनाया? 60 का एंगल बनाया। तो हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे। कितने एंगल बनाया सर? 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कितना है बेटा? ये हमें दिया हुआ है 15 मीटर पर जाकर ये पेड़ जाके गिरता है, 15 मीटर पर जाकर गिरता है। तो लॉजिकली बेटा आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि सर ये 15√3 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 15√3 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। और ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 30 के बराबर, 30 मीटर्स के बराबर हो जाना चाहिए। हम लोगों ने ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव रेशियोज के बारे में तो जाना ही था। तो सर अगर ये 30 मीटर है तो ये वाली ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी सर? ये वाली ऊंचाई भी 30 मीटर्स के बराबर हो जाएगी। यानी हाइट ऑफ द ट्री अगर मुझे चाहिए, हाइट ऑफ ट्री चाहिए, यानी पेड़ की ऊंचाई अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सर 30 मीटर्स में 15√3 को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 30 मीटर में 15√3 को ऐड कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो मैं 15 अगर कॉमन ले लेता हूं बेटा, 15 अगर कॉमन ले लेता हूं तो मुझे 2+√3 मीटर आते हुए दिखाई दे रहा है। सो राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। बताइए क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल? जल्दी से बताएंगे बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस और करेंगे तो और तेजी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाते हुए लिख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसके लिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि सर बहुत कम समय देते हैं, है ना। चलिए बेटा, करना है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को वो जो लाइफ का ट्रूथ है वो समझ में आए कि आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं जो इतना वेल ट्रेन्ड होते हैं, इतना परफेक्टली वो तैयारी करके बैठे हैं कि वो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना अपने आसपास के बच्चों की शक्लें देखकर मुस्कुरा देते हैं कि ये मेरे को बीट करेंगे क्या। तो बेटा उनसे सोचो, वो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन है। तो बस उसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं और बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है सर? किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं एबीसी वो 1:2:3 के रेशियो में है। तो बेटा कुछ बच्चों को रेशियो नहीं समझ में आता है, तो हमने कहा सर 1:2:3 के रेशियो में है, तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो 1x हो जाएगा, एंगल बी जो है वो 2x हो जाएगा, एंगल सी जो है वो 3x हो जाएगा। और ये त्रिभुज के कोण है, तो इसका मतलब सर x+2x+3x तीनों एंगल का योग कर दूंगा तो बेटा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। यानी सर x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई सर? 30 डिग्री हो गई। एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई। एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। बेटा थोड़ा भी दिमाग पे जोर डालते तो 1, 2, 3 के रेशियो में हमें ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल ही मिलेगा, थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रेन सेल्स पे ज्यादा काम करेंगे, है ना। तो हमने कहा था सर अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का रेशियो तो हमें मालूम है सर। 30 डिग्री के सामने 1 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा, 90 डिग्री के सामने 2 होगा। तो ये रेशियो तो मुझे ऑलरेडी मालूम थे, यानी 1:√3:2 मेरा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Okay, so here is the next question. 45 seconds again given to you for this question. Take your time and solve this problem as soon as possible. ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 30 डिग्री का है, एसी की वैल्यू 4 यूनिट्स है, बीसी की वैल्यू 2 यूनिट्स है, तो एंगल बी बताइए कितना होगा। तो आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें।
चलिए मैं तब तक एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। ये हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा एक ट्राइंगल ले लीजिए। ए बी सी ट्राइंगल हो गया ये मेरे पास। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो एंगल ए मुझे 30 डिग्री दे रहा है ना। एंगल ए कितना दे रहा है सर? 30 डिग्री दे रहा है। तो ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री का दिया है। और ए सी कितना दे रहा है? ए सी आपको 4 यूनिट दे रहा है। बीसी कितना दे रहा है सर? बीसी आपको 2 यूनिट दे रहा है। तो एंगल बी मांग रहा है आपसे, ये वाला एंगल मांग रहा है, ये एंगल एक्स मांग रहा है। समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ पर साइन लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो साइन लॉ कहता है कि सर ए को अगर मैं साइन ए से डिवाइड करूंगा और अगर मैं बी को अगर साइन बी से डिवाइड करूंगा तो ये दोनों बराबर होंगे साइन लॉ के हिसाब से। तो ए कितना है सर? ए हमारे पास 2 है। बी कितना है सर? बी हमारे पास 4 है। तो यानी कि ए की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो आपको पता चलेगा कि सर ए जो है ये हमारे पास 2 है। साइन ए जो है वो साइन 30 कितना हो जाएगा? साइन 30 हमारे पास 1/2 हो जाएगा। बी कितना है सर? बी हमारे पास 4 है। साइन बी हमें नहीं मालूम है तो वो साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी कुल मिला के साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल जाएगी बेटा? 4/4 मिल जाएगी, यानी कि 1 मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 1 मिल जाएगी। और साइन एक्स की वैल्यू कब 1 मिलेगी? जब एक्स की वैल्यू बेटा 90 डिग्री होगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग जब बाद में पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि ए अपॉन में साइन ए और बी अपॉन में साइन बी ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये साइन लॉ के हिसाब से हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू को रखने के बाद वैल्यू निकाली है। ठीक है बेटा, किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर है तो पूछ सकते हैं। साइन लॉ का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ना। मैंने प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे पता है कि बेटा ये क्वेश्चन जो है वो साइन लॉ के ऊपर पूछा जा रहा है। कोसाइन लॉ में आपको तीनों में से कुछ ना कुछ तो देता है। कोसाइन कोसाइन लॉ में बेटा ज्यादातर चीजें दी जाती है, साइन लॉ में कम चीजें दी जाती हैं, तो अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा बेटा, इसे देख सकते हैं आप लोग। तो कोसाइन लॉ को इस्तेमाल करें। ए बी सी आपको सिर्फ एक साइड ए दिया हुआ है, एक साइड बी दिया हुआ है, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है या फिर पूछ भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कोसाइन लॉ लगने के चांसेस इसमें नहीं है। इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? इसमें हम लोग साइन लॉ लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को 45 सेकंड में देना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास गाइस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? हमारे पास तीन ट्राइंगल वाला एक ट्राइंगल है जिसमें ए आपको 3 दिया है, बी आपको 5 दिया है, सी आपको 3 दिया है। देखो तीनों दे दिया गया है। अब आपसे कोसाइन पूछ रहा है तो अंदाजन बेटा मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि ज्यादातर चीजें दिए हैं, तो इसका मतलब कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करें और आंसर करने की कोशिश करें। सो एवरीबॉडी जल्दी से। चलिए सर, कोसाइन लॉ हमसे क्या कहता है? कोसाइन लॉ कहता है कि अगर मुझे कोसाइन ए ढूंढना है, अगर मुझे कोसाइन ए ढूंढना है तो हम लोग ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी करके कोसाइन ए लिखेंगे। ये हमारे पास कोसाइन लॉ रहेगा कोसाइन ए वाले के लिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ए स्क्वायर कितना दिया है सर? हमें ए स्क्वायर, हमें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो दिस विल गेट अ वैल्यू ऑफ 9। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। और 2 इंटू बी सी करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 जा 30 हो जाएगा और यहाँ पर कोसाइन ए आ जाएगा। तो यू विल से दैट कि सर ये 9 से 9 कैंसिल कर दो तो हमें कोसाइन ए की वैल्यू कितनी मिल जाती है? कोसाइन ए की वैल्यू आपको 25/30 मिल जाती है। कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा 5/6 मिल जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर गलत आंसर हो गए हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल बेटा यहां तक? ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आज के सवाल में तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ।
तो होमवर्क प्रॉब्लम देख लो, तब तक के लिए मैं यहाँ पर लीडर बोर्ड भी बता देता हूँ। तो टोटल मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, टोटल सर ए हमारे पास 6 यूनिट है, बी 5 यूनिट है, सी 4 यूनिट है, और उसने क्या बोला सर इसके बाद, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा पोल की वजह से, यस ठीक है। तो फिर हमें बोल रहा है कि एबीसी तीनों साइड ऑपोजिटिव ये है, तो बताइए कॉसी की वैल्यू है। फिर से वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर अगर एंगल्स एबीसी के ट्राइंगल जो हैं वो एपी में है और बी और सी जो है √3 और √2 के रेशियो में है, तो बताइए tan ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, tan ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर देख लेंगे, तो जहां तक मुझे अंदाजा था इसका आंसर यस एग्जैक्टली √3 + 1 अपॉन √3 - 1 होगा। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी दिखा देते बेटा, अभी दिखा देते। ये बेटा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो पहले वाले का आंसर बेटा आपका आया है ऑप्शन नंबर सी आया है, ये आपका आंसर आया है। नेक्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा बेटा, नेक्स्ट वाले का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके जरूर देखिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ए और बी आपको दिया है, साइन ए की वैल्यू दी है, तो एंगल बी की वैल्यू मांग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका π/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर सी हमारे पास 2 है, एंगल ए 45 है और ए 2√2 है, तो बताइए सी एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका आंसर आप लोगों के पास बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप लोगों के लिए लेकर आया था, तो ये आप लोग घर बैठ के जरूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे तैयार हो जाए। लीजिए बेटा ध्रुव त्यागी, मैंने एक बार और यहाँ पर आप लोगों को लीडर बोर्ड दिखा दिया है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये 3 तरीके के खास ट्राइंगल देखे, फिर हम लोगों ने एक स्पेशल फिगर के ऊपर भी डिस्कशन किया जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री ट्राइंगल का एक मिक्सचर था, और देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे सवाल, अलग तरीके से सवाल बन रहे थे। फिर हम लोगों ने साइन लॉ और कोसाइन लॉ के ऊपर क्वेश्चंस किए। तो नेक्स्ट क्लास बेटा किसके ऊपर रहेगी, नेक्स्ट क्लास बच्चा हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रहेगी। किसके ऊपर रहेगी बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रहेगी, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे बेटा, डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से बेटा निवेदन करता हूं कि आप लोग इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले याद करना चाहें तो बेटा आप याद कर सकते हैं, तो आपको क्लास में ज्यादा फायदा होगा। इनवर्स के फॉर्मूले बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये मैं आप लोगों को याद करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप ये पहले से याद कर लेते हो तो आपको क्लास में बहुत फायदा होगा। या तो फिर मैं दूसरा ये होगा कि मैं क्लास में जब आप लोगों को फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आप लोग समझेंगे और उसके बाद याद करेंगे, तो क्वेश्चंस को लगाने में आप लोगों की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बेटा घर में बैठ के जब भी समय मिले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, ताकि कल की क्लास में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो क्लास अगर पसंद आई है तो बेटा प्लीज याद से रेटिंग और फीडबैक करें। सिर्फ एक ही बच्चे का रेट और या फीडबैक आता है, अच्छा नहीं लगता बेटा, सभी बच्चे फीडबैक भी दे, रेटिंग